वह डीएम के अंडर में, डीएम के पास ये पूरा पावर दे दिया गया, पूरा प्रोविजंस दे दिया गया कि डीएम ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन को यह डिसाइड करेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या स्टेट बॉडी में है। तो स्टेट ऑफ इंडिया के पास यह बिल चला गया है, अभी वो बिल है। यदि वो उसको 14 दिन के बाद में उसको अपनी सिग्नेचर करके उसको पेश कर देते हैं तो उसी दिन से वो गजट में आकर के रेगुलेट होकर के एक्ट बन जाएगा। उसके आधार पर हमारे कुछ लीगल राइट्स वायलेट हो रहा है तो उन चैलेंजिंग हम सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी भारत देश की है पार्लियामेंट की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी संबंधित चीज़ों को लेकर के नई चीज़ों को सेक्शन को ऐड करे होंगे। क्या इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें एक्शन लेती है? आइदर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए अब रेडी हैं। आप जो भी बिल आए, बिल अभी आ गया है, जो जैसे ही एक्ट होकर के रेगुलेट हो जाएगा वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट इसको चैलेंज कर देंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल भारत देश में आ गया है। आप सबको पता है कि ये राज्यसभा में और लोकसभा में क्रमशः विभिन्न डेटों में अलग अलग डेटों में पास हो गया। 288 वोट पा करके लोकसभा में और 232 वोट उसमें विपक्ष में पड़े। 288 वोट का मतलब ये हो गया कि उसके फेवर में गए। इसके साथ में 128 वोट राज्यसभा में पाए गए और 95 वोट उसके विपक्ष के द्वारा दिए गए। यानी 128 वोट जो करंट में रूलिंग पार्टी है उसकी मेजॉरिटी थी। उसके साथ में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो थी और उसके माइनॉरिटीज़ के जो अफेयर्स मिनिस्टर्स थे, वक्फ बोर्ड को ले आकर के इंट्रोड्यूस किया और सबको पता है आप सबको कि किरण रिजिजू जी इसको प्रेजेंट किए। विभिन्न बहुत सारी बातें, बहुत सारे विस्तार से नहीं जाना चाह रहे। हम सिर्फ कम टू द पॉइंट आ रहे हैं कि इसको किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी लीगलिटीज़ और वैलिडिटीज़, इसके अकाउंटेबिलिटीज़ को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, पहला ये है कि वक्फ बोर्ड जो ट्रस्ट बना हुआ है, इसको जो वर्तमान भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है बिल को, उसको ट्रस्ट और ट्रस्ट के इक्विवेलेंट बना दिया, जबकि वक्फ बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसके साथ में जो वक्फ बोर्ड है उसको जो ज़मीनें दी जाती है उसमें मंदिर बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, उसके साथ में और भी जो सामाजिक कार्य हो सकते हैं उसके लिए होता है। जबकि ट्रस्ट एक इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में एक डीएम या रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होने वाला एक ट्रस्ट का एक प्रोसेस होता है जो एज पर एक्ट होता है, जो आप लोगों को पता है, जो डीएम ऑफिस में काम करते हैं उनको काफ़ी नॉलेज होता है। पॉइंट नंबर 2, जिसमें सेंटर फॉर जो काउंसिल है उसमें लगभग 22 लोग होते हैं। 22 लोगों में इसके पहले मुस्लिम होते थे, पर उसके कारण क्या थे यह भी जानना बहुत आवश्यक है। वर्तमान सरकार ने इसमें क्या संशोधन किया है यह भी जान लीजिए पहले ही। उसके बाद में इसके पहले मुस्लिम ही होते थे, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें 10 मुस्लिमों को रख दिया गया। पहले 22 होते थे, 22 के 22 मुस्लिम थे। 10 मुस्लिमों को रख दिया गया, जिसमें 2 वोमेंस को मैंडेटरी कर दिया गया, यानी 10 में से 2 महिलाएं मैंडेटरी हो जाएंगी। इसी के साथ में 4 नॉन मुस्लिम होंगे। जिन 4 नॉन मुस्लिम होंगे उसमें 3 एमपीस होंगे, वो एमपी किसी भी जाति के हो सकते हैं। इसके साथ में ईएक्स आईएएस ऑफिसर हो सकता है एक, अर्थात 4 का कम्बिनेशन आप ये भी समझ गए, 14 हो गए, 14 हो गए। इसके साथ में 2 फॉर्मर जजेस होंगे। 2 फॉर्मर जजेस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हो गए। इसके साथ में जो फॉर्मर जजेस हैं, इन फॉर्मर जजेस में ये ध्यान रखना है कि रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक जज एडवोकेट होगा और इसके साथ में 4 जो और लोग आएंगे वो वेरियस फील्ड के हो सकते हैं, अर्थात किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। कुल मिला के क्या हुआ, 10 जो लोग हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के होंगे, अर्थात मुस्लिम के होंगे, और जो 12 लोग होंगे वो किस लिए होंगे, किसके होंगे, वो नॉन मुस्लिम होंगे। पहली बात इसका, ये पॉइंट नंबर 2 था इस केस के लिए। पॉइंट नंबर 3 में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जैसे ही सेंट्रल में वक्फ बोर्ड होता है वैसे ही स्टेट में भी इसकी स्टेचुटरी बॉडीज होती है। अर्थात इसमें जहाँ सेंट्रल में 22 लोग थे, 22 लोगों की कमेटी थी, वैसे ही हम किन ग्राउंड में चैलेंज करने वाले हैं हम आपको अभी विस्तार से बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि स्टेट में इसमें 11 लोग होते हैं। 11 लोगों में इन्होंने, जो पहले था पूरा का पूरा मुस्लिम था, अब इन्होंने कुछ लोगों को संशोधन के साथ में ले लिया है। क्या क्या किया ये देखिए। 3 नॉन मुस्लिम होंगे, जहाँ वहाँ पर 4 मतलब 12 लोग थे नॉन मुस्लिम के, यहाँ पर 3 नॉन मुस्लिम लोग हो गए। इसके साथ में एक चेयरमैन होगा, इसके साथ में एक एमपी होगा, एक एमएलएज होगा, और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसके 4 लोग होंगे। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। और इसी के साथ में एक किसी भी बार एसोसिएशन का या काउंसिल का मैन होगा, और वहाँ पर जो 4 लोग किसी भी वेरियस फील्ड के होते थे, यहाँ पर सिर्फ 2 वेरियस फील्ड के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा। 11 यहाँ पर है, 22 वहाँ पर थे, वहाँ पर 10 मुस्लिम है और बाकी 12 के नॉन मुस्लिम हो गए। यहाँ पर जो है आपके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। लीगलिटीज़ क्या आ रही है, क्या इसके पहले इसमें सारी चीज़ें नहीं थी? इसके पहले भी था।
और अभी भी इन्होंने जो लाया है उसमें हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि अमेंडमेंट वो करते हैं तो उनका कानूनी अधिकार है, पार्लियामेंट में बने हैं, बैठे हैं, वो करें, ठीक है। पर हमारे पास लीगलिटीज़ ये है कि उन चीज़ों में कानूनी तरीके से जिन चीज़ों में कमियां हैं, हम उसमें जो चीज़ें कमियां हैं उसको कैसे संशोधित करके, और उसके साथ में जो प्रेसिडेंट के पास में पॉकेट वीटो के पास के लिए गया है, पॉकेट वीटो का मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि इन्फिनिट टाइम के लिए, जैसे राज्यसभा लोकसभा से बिल पास होके गया, अब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अब वो एक्ट बन जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर हो जाती है, पर वो इन्फिनिट टाइम के लिए अपने पास वो पॉकेट में रख भी सकता है, उसको हम लोग पॉकेट वीटोज भी कहते हैं। पर सवाल यह नहीं था, सवाल यह है कि हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है यह भी जानने की ज़रूरत है, और साथ में क्या क्या नहीं किया गया इसको लेकर के हम लोग चैलेंज करने चल रहे हैं। यह पूरा आर्बिट्री प्रोविज़न होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये ट्रिब्यूनल केसेस के लिए है। तीसरा, इसी के साथ में अन्य जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है वो भी हैं। ट्रिब्यूनल केसेस में क्या है यह भी जान लीजिए, और इन्होंने क्या किया यह भी जान लीजिए। वक्फ बोर्ड जो भी बनाया गया है वह डीएम के अंडर में, डीएम के पास ये पूरा पावर दे दिया गया, पूरा प्रोविजंस दे दिया गया कि डीएम ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन को यह डिसाइड करेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या स्टेट बॉडी में है तो स्टेट के लिए होगी। पॉइंट नंबर 1, इसका सब पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में इसी के साथ में इसी का 20 सेक्शन, डीएम के पास यह भी राइट्स दे दिया गया है कि वह डीएम इस ज़मीन को अपने पास रखेगा या जो कंसर्न बॉडीज़ है उनसे इस सारी चीज़ों की वैलिडिटीज़ को लेकर के, उसके जो फॉर्मेलिटीज़ को लेकर के, और वह ज़मीन कहाँ से आई, किसने डोनेट किया, किसने दिया, ये सारे राइट्स जितने भी पब्लिक के दिए गए हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे गाँव का कोई व्यक्ति है, उसके पास 1300 एकड़ ज़मीन थी। 1300 एकड़ ज़मीन में उसने 50 एकड़ ज़मीन किसी भी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बहुत बड़े किसी धर्म मठ को दे दिया उन्होंने। अब यह सारी चीज़ें प्रोविज़न, ज़मीन तो उनकी थी, प्रॉपर्टी भी उनकी थी, उनकी मेहनत की कमाई थी। अब उसको ये नया बिल ले आकर के यह कह दिए कि अब इस बिल पे अब आपको ये पावर नहीं है, अब ये डीएम के पास सारी चीज़ों को लेकर के पावर है, और डीएम ही इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि वक्फ बोर्ड में जो आपने ज़मीन डोनेट किया है वो रहेगी या नहीं रहेगी। साथ ही साथ में ये कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है, पर इन्होंने प्रोविज़न क्या लाया, क्यों, ये दूसरा इसका जो मेन पॉइंट आने वाला है। इन्होंने यह बोला, इसके पहले जो भारत देश में होता था इसके बारे में आप लोग सारे लोग समझ लीजिए। पहले ये 1954 में है वक्फ बोर्ड के बारे में बात इंट्रोड्यूस होती है, पार्लियामेंट में भी इसमें काफ़ी डिबेट हुआ है। दूसरा 1995 में इसमें एक्ट आया। 1954 में यह बोला गया कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, ध्यान रखना है। 1995 में जब ये बात आई तो इसका एक लेवल और घटा दिया गया, और 2013 में ये चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, अर्थात वक्फ बोर्ड कोई भी बना सकता था। इन्होंने 2024 में नया जो एक्ट ला दिया, नया अभी जो बिल पास कर दिया है और एक्ट बनने जा रहा है, उसमें यह कर दिया कि फिर से नॉन मुस्लिम ही नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बनाएंगे। सवाल यह उठता है कि मैं क्यों ना बनाऊं, सवाल यह उठता है कि सो एंड सो क्यों ना बनाएं। फिर इसमें 3-4 चीज़ें, हमारी ज़मीन है, हमने किसी को डोनेट किया है, तो आपके पास क्या लीगल राइट्स है कि आप उसको कंट्रोल करेंगे, पहला सबसे बड़ी बात। दूसरा, जो कंट्रोल करने के लिए डीएम के पास पावर दिए गए हैं, अब उस पावर के साथ में डीएम ने जैसे ही ज़मीन को यह घोषित कर दिया कि यह ज़मीन फला फला जो है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं रह गई, तो उसकी अपील आप किसी भी अपीलान ट्रिब्यूनल कोर्ट में नहीं जा सकते। सिविल कोर्ट में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। भारत देश का जो स्पेशलिस्ट बॉडीज़ है, आर्टिकल 140 से उठा के सबको सब पढ़ लीजिए। आप यदि लोकल में जाते हैं, मैं लोकल में उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, तहसील में आप जाते हैं तो तहसीलदार ने किसी एप्लीकेशन के आपको डिसाइड किया तो आप एसडीएम बेंच में जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है तो अपर कलेक्टर होता है। पर यदि यही आईएएस ऑफिसर है तो कलेक्टर ने इस किसी चैलेंज कर दिया, किसी भी ऑर्डर को किया, तो आप सीधा जो हायर कमिश्नर होता है उसके पास जाते हैं, कमिश्नर के पास से आप हाई कोर्ट जंप कर लेते हैं। पर यहाँ पर सारे के सारे बॉडीज खत्म कर दिए, अर्थात भारत देश में किसी भी न्यायालय पर, किसी भी सिविल न्यायालय में आप भी जाने की कैपेसिटीज नहीं होगी। यह इस बिल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, भारत देश में इस समय पर 32 लगभग वक्फ बोर्ड हैं पूरे भारत देश में, जो कि विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। हमारी कईयों से बात भी हुई है, वो लोग भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं। वो जल्दी ही ये पिटीशन के तौर पर, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एक्ट बना करके रेगुलेट करेंगे, वैसे ही एक्ट निर्धारित हो जाएगा, और हम लोग उसकी पूरी तैयारियां कर लिए हैं, और हम लोग उसको चैलेंज करने के लिए भी पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो चुके हैं।
क्या लीगलिटीज़ ये है कि हमें किसी भी वर्ड की किसी भी फोरम में चले जाइए और उस फोरम के साथ में यह पावर नहीं है कि अपीलांट कोर्ट में न जाए। यहाँ तो अपीलांट कोर्ट जाने का सवाल ही छोड़ दीजिए, अपीलांट कोर्ट में चैलेंज करने के आपके सारे राइट्स को ही खत्म कर दिया है। इस आधार पर ये इलीगलिटीज़ हुई है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे हाई कोर्ट, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने वक्फ बोर्ड की स्पेशल जमीन के जो एक्ट हैं उसको लेकर के सीधा प्रोविजन किया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें अरुण कुमार का वर्सेस है। इसका पार्लियामेंट में भी कल काफ़ी डिबेट हुआ है। इसी के साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि नागपुर के बेंच का हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिनको हम लोग रिलाई भी करेंगे और उसको भी ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, उसको ओरल सबमिशन में, उसके साथ में ड्यूरिंग आर्गूमेंट में, ग्राउंड में, क्वेश्चन ऑफ लॉ में, उसको भी हम लोग पुटअप करेंगे। नेक्स्ट, अभी ये सारी जो भी घटना चल रही है भारत देश में, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के यह थी कि अभी आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, पर इन्होंने एक लिमिटेशन ला दिया है, जो लिमिटेशन 12 साल का होगा। लिमिटेशन का मतलब यह है कि यदि आप 12 साल तक किसी ज़मीन में अंदर तरीके से काबिज हैं, आपको हटा दिया गया है, तो पोजीशन के तौर पर फला व्यक्ति फला फला वो बना रहेगा। इस सवाल का जवाब जो है इस जो इन्होंने बिल लाया है उसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, अर्थात कहीं न कहीं पर इलीगल पोजीशन को इन्होंने बढ़ावा दिया है, जो कि ये नेक्स्ट जो हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं वो भी इसका नेक्स्ट ग्राउंड है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात आ रही है, जो उन्होंने स्टैंडिंग अभी बोर्ड बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टैंडिंग जो बोर्ड बनाया है उसमें होंगे कौन? सिविलियन होंगे, एक्स IAS या करंट में IAS ऑफिसर होगा, साथ में इसके साथ में MPs होंगे, और इसके साथ में और भी जो छोटे मोटे मतलब और भी जो नॉर्मल पीपल्स हैं, ये सारे इसके बॉडीज़ के पार्ट होंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके पहले भी ये बिल था, ये बोर्ड था, और इस बोर्ड को हम लोग स्टैंडिंग जो बोर्ड था स्टेचुटरी बोर्ड भी कहते थे, और इसके साथ में जो ये बोर्ड बना था ये कंट्रोल करता था सारी चीज़ों को, पर इसमें जो कुछ कमियाँ थी उस कमियों को इनको निकालना चाहिए था। पर ये बिल ले आकर के पूरे भारत देश की जनता को जहाँ परेशान कर दिया है, वहीं पूरे भारत देश में एक नई चीज़ों को ले आकर के भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं पर दिशा परिवर्तित कर दिया, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी से पूरे देश में अपने आप को वहाँ पोर की स्थिति में पा रही है। साथ ही साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, जो उसका वक्फ बोर्ड है, जिसका पूरा उसका कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन ही कहता है कि इसमें जो भी ज़मीनें ली जाती हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, इसके साथ में और भी जो वेलफेयर के एसोसिएशंस के वर्क होते हैं उनके लिए होते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें आपको दी गई हैं तो फिर आपने यह कह करके पूरे भारत देश को गुमराह करने की कोशिश किया है कि थर्ड लार्जेस्ट ये पूरे भारत देश में लैंड एक्विजिशंस रखता है, अर्थात इसका मतलब सबसे टॉप पर उन्होंने बोला है, जो पार्लियामेंट में इन्होंने बोला है, पहला रेलवे को बताया है, दूसरा इंडियन आर्मी को बताया है, तीसरा बोर्ड को बताया है। पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू होने के नाते भी मैं यह कहना चाहता हूँ, भारत देश में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे, अभी हमारे पास अयोध्या का केस आया है जिसमें कई हज़ारों करोड़ की ज़मीनों को आपसे 12 लाख या 4 लाख में ज़मीनें खरीदी गई हैं और उसको बेचा कितने कट्ठा में? 6 लाख रुपए की रजिस्ट्रियाँ मेरे पास आई, जो किसान सारे आए हैं, पर उनको बेचा कितने में गया? 16 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़। आप खुद सोचिए सारे लोग, जबकि ज़मीन का एक्विजिशन ऐसे हुआ है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड की भी ज़मीनों को लेकर के कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों को या उनको प्रभावित करने को लेकर के ये सारी प्लान बनाई गई गवर्नमेंट की, जिसमें ये बिजनेसमैनों को लैंड एक्विजिशन करके बिजनेसमैनों को कमर्शियल के रूप में, प्लॉट्स के रूप में ऐसे ये करने का इनका उद्देश्य है, जिसको लेकर के जो इनकी लीगलिटीज़ है, जो अपीलांट कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं, उसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आपके साथ में वक्फ बोर्ड की जो पहले से उनका स्टेचुरीज कमेटी बनी हुई है, उस कमेटीज में इनके पास क्या कमी रही है। तीसरा, इसके साथ में जो इनका पूरा इंटेंशन ये नई कमेटी बनाए हैं, उस कमेटी से स्पष्ट है कि पूरे भारत देश के वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीनें हैं वो कहीं न कहीं सरकार के हाथ में रखना चाहते हैं। पर ये और वह सरकार का उद्देश्य है कि उस ज़मीन से वो कहीं न कहीं बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जैसे रेलवे में आप देखें, सारे बड़े-बड़े रेलवे भारत देश में किसको दिए गए हैं? आप सबको पता है। जहाँ पहले एसी में आप बैठे रहते थे वेटिंग रूम में, अब उसका चार्ज लगता है, आप सारे लोग जाइए, 50 रुपए प्लेटफॉर्म एंट्री का चार्ज लगता है, आप सारे लोग जाइए। ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट कहीं न कहीं निजीकरण के लिए ये सारे हथकंडे अपनाई है और एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने की इसने कोशिश किया है। अब आप लोग कुछ सवाल हो तो पूछिए। ये रद्द कैसे होगा ये बताइए। इसके दो वेश हैं। पहला तो ये है कि इन्फिनिट टाइम पर जो पॉकेट वीटोज होता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यह बिल चला गया है, अभी वो बिल है, यदि वो उसको 14 दिन के बाद में उसको अपनी सिग्नेचर करके उसको पेश कर देते हैं तो उसी दिन से वो गजट में आकर के रेगुलेट होकर के एक्ट बन जाएगा। सवाल यह है कि इन्फिनिट टाइम तक के लिए भी
प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि किसी भी बिल को अपने इन्फिनिट टाइम तक रख सकती हैं। अब मुझे लगता है कि जिन कानूनी दांव पेचों में पार्लियामेंट में ही बहस हुई और पार्लियामेंट के बाद अब हम आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इसके साथ में आर्टिकल 19 में जो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं उसके आधार पर हमारे कुछ लीगल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो उन चैलेंजिंग हम सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी भारत देश की है पार्लियामेंट की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी संबंधित चीज़ों को लेकर के नई चीज़ों को सेक्शन को ऐड करे और इनमें जो जो कमियां है उसको पुनर्विचार करे, अर्थात रिव्यू प्रोविजन जो होता है। साथ ही में जो प्रेसिडेंट को जो आपके माध्यम से मैंने बोला है कि अपिलेंट इनमें नहीं है, साथ में यह भी बोला है कि ऐसी प्रोसेस हो रही है, तो इंश्योर कर दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कोई भी भारत देश में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। साथ में यह भी इंश्योर करे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ में हमेशा परमानेंट ये बना रहेगा। तो इसके साथ में इन चीज़ों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और इन्फिनिट टाइम तक पॉकेट वीटोज़ का जो प्रावधान है, देखता हूँ कि क्या इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें एक्शन लेती हैं। आइदर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए अब रेडी हैं, आप जो भी बिल आए, बिल अभी आ गया है, जो जैसे ही एक्ट होकर के रेगुलेट हो जाएगा वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट इसको चैलेंज कर देंगे। जी, और कुछ किसी का पूर्ण विचार के लिए सर क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है क्या दोबारा संसद? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन चीज़ों के आधार, वो तो होना ही है, मैं आपसे अभी श्योर कर रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। पता नहीं आईएएस कैसे वहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, या उनका उद्देश्य है कि बिल बना करके जनता को परेशान कर देना है और सिर्फ डिबेट का एक पॉइंट बनाना है, पॉलिटिक्स करना है। कहीं न कहीं कई राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है, राजनीतिकरण करने का या तो प्रयास है, जो भी है। पता नहीं कैसे भारत देश की प्रथम वो आईएएस बनते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर होता है। उनको तो खुद भी डायरेक्ट देखना चाहिए कि बिना अपीलेंट कोर्ट के कोई भी ड्राफ्टिंग, कोई भी बिल, कोई भी एक्ट हो ही नहीं सकता है। ये भारत देश का प्रोविज़न, भारत देश में रहते हो आप, डेमोक्रेसी में रहते हो। ये पार्लियामेंट में ताला, ये सुप्रीम कोर्ट में ताला नहीं लग जाएगा। हाई कोर्ट काहे के लिए बैठे हुए हैं, उनमें लॉक लगा दो फिर। क्या मतलब इन सारी चीज़ों का? फिर अपीलेंट कोर्ट ज़्यादा नहीं रहेगी तो आपका मतलब क्या है, कंसर्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट आपको लोअर अदालत में भी तो भेज सकता है। पहले आपको प्रोविज़न को पढ़ना चाहिए, लोअर अदालत में कैसे भेजेगा? आपको खुद पता चाहिए। मैं जो पार्लियामेंट में बिल और एक्ट जो पास किए जाते हैं, जो बिल आते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसमें सिग्नेचर करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आता है, लोअर कोर्ट में नहीं जाता है। करेक्ट, लोअर कोर्ट में आप कहाँ से जाओगे? लोअर कोर्ट में तो उसमें है ही नहीं। जी, संभल जामा मस्जिद के बाहर जो है कुछ लोग हवन करने पहुंचे, इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, जितनी सुरक्षा और सारी चीजें लगाने के बाद क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए ये मुद्दा तो अभी जो मैं बात करने जा रहा था वक्फ बोर्ड से रिलेटेड था। आपका ये भी मुद्दा वक्फ बोर्ड से ही रिलेटेड है, सुरक्षा है और इस तरीके की इसी क्या वो दौरान- वक्फ बोर्ड का रिलेशन है उससे? मतलब इसी के दौरान प्रॉपर्टी ही तो हो रहा है, जो है बिल वो पास वक्फ हुआ है। बोर्ड का है, ये कहना अच्छा, चाहिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आप ही कहना चाहते हैं। देखिए इनके रिएक्शन आया है लोगों का, बिल पास होने पे खुश होके वो जाके हवन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी। देखिए व्यक्ति का स्वतंत्रता का जो अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा करके जाए, अपना हवन करे, पूजा पाठ करे, उससे कोई लेना देना नहीं है, न तो हमारा इंटरेस्ट है उसमें कोई। हमारा इंटरेस्ट दो चीज़ों में है, पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई एक्ट बनाए, नियम को बनाए, बिल को लाए, प्रपोज करे। हम लोग लॉयर हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग सही चीज़ को दिखाएं। हम लोगों का ये कंसर्न है कि जो चीज़ें जिनमें जो कमियां हैं उनको यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नहीं कंट्रोल करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ले आकर के उसको जी चीज़ इलीगलिटीज़ है उसको करेंगे। अब आपके सवाल पर आ गए हम। जो आपने संबल वाले मुद्दे को कहा है, सबसे पहले जो ये द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला जो था, आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमने ही फाइल किया था। हमें सारी चीज़ों का पता है। सुप्रीम कोर्ट का जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है तो कोई भी व्यक्ति, कंसर्न व्यक्ति कैसे सारी चीज़ों को करेगा, वो तब तक इंजॉयमेंट कर सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता है। साथ ही साथ में बुलडोजर की भी प्रकरण में हमने केस फाइल किया था, आप सबको पता है। अभी कल यानी परसों बुलडोजर वाले प्रकरण में आप सब लोगों ने देखा है, इलाहाबाद के जो मैटर आया था जिसमें प्रोफेसर का और उसको अतीक अहमद के साथ में उसको कैंसन कर दिया गया, कनेक्ट किया गया था, जिसमें उसके ऊपर भी 10-10 लाख रुपए की फिर से पेनाल्टीज़ के तौर पर घर बनाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर डायरेक्शंस भी दिया है। तो ये सवाल यह है कि वो हवन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित न करें, किसी की धार्मिक जो अखंडता है उसको बने रखने दें, और यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। साथ में जो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में 6 किसी भी व्यक्ति के नीति निर्देशक तत्वों में, आप जब हिंदी के कॉन्स्टिट्यूशन में आइदर वैसे पढ़ेंगे तो आपको पता है उसमें लिखा है कि हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना है। ठीक है, अभी हवन करने की बहुत जगह हो सकती हैं, मंदिरों में चले जाइए, आप अपने घर में कुंड बनवा लीजिए, वहाँ कर लीजिए, कि ज़रूरी कि मस्जिद के सामने ही करेंगे। ये तो फिर विवादित चीज़ों को उत्पन्न प्रदर्शन करने सर का। देश भर में आगाज हो रहा है कि प्रदर्शन होगा, आप उसके समर्थन में है क्या? किस चीज़ का प्रदर्शन हो रहा है? ये इस बिल के खिलाफ वक्फ नहीं, बिल के खिलाफ प्रदर्शन होना वो जनता का आम राइट्स है, वो करे।
हम उसमें ना तो समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं उनका। हम सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं, जो इलीगलिटीज़ लगती है एज ए मैं लॉयर, उस चीज़ को मैं लीगलिटीज़ को चैलेंज करूंगा, और वो लीगलिटीज़ हमारे कंसर्न में आ गई है कि इनको अपीलेंट कोर्ट में जाने का पावर क्यों ख़त्म किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ में जो मैंने आपसे बोला है कि वक्फ बोर्ड में पहले से भी बोर्ड बना हुआ है, और उसके साथ में मैंने आपको पहले से भी समझाया है, सारी चीज़ें जब पहले से निर्मित हैं तो इनको क्या नया ऐसा लगा कि इन्होंने इस सारी चीज़ों को डाइल्यूट करने की कोशिश किया, और पूरे भारत देश में इस तरह के बिल लाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। हमने आप लोगों के माध्यम से इसलिए इस प्रस्ताव को रखा है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों में क्रमशः यह बिल पास हो चुका है। अब आप लोगों के सामने जो चीज़ें हैं वो नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आपके माध्यम से आज पूरे भारत देश के लोगों को और साथ में पूरे मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कमियां मुझे लगी है उसमें हम वक्फ बोर्ड के जितने 32 वक्फ बोर्ड हैं भारत देश के, वो सारे लोग मेरे लगभग बहुत सारे लोग कंसर्न में आ गए हैं। इसमें हम कल से बात कर रहे हैं, पर ये पार्लियामेंट अभी इन्फिनिट टाइम तक पॉकेट वेटोज हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, अभी उनके जेब में है। वो जैसे ही सिग्नेचर करके आएगा, ड्राफ्ट मतलब जो ड्राफ्ट हुआ है बिल, और उसमें जो हमें कमियां लगी है उसमें यदि वो अमेंड करने के लिए डायरेक्ट कर देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को कि आप दोबारा इसको फिर से कुछ इसमें संशोधन करिए, अपीलेंट लाइए, तो फिर सारी चीज़ें अलग ग्रेवियांस होंगे, फिर हम दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे। पर जो कमियां हैं ड्राफ्टिंग में, उसको हम सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस के लिए बोलेंगे कि इन बिलों में ये कमियां हैं, इस एक्ट में अभी कमियां आ गई हैं जो जनता के सामने व्यवधान बहुत बड़े लेवल पर उत्पन्न कर रही है। साथ ही जो जनता के मूल अधिकार और कानूनी अधिकार हैं, जो और विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, उनका ये पूरी तरीके से हनन कर रहा है। इसलिए इस बिल को दोबारा डायरेक्शंस दिया जाए कि इसको रीड्राफ्ट किया जाए, रिकंसिडरेशन किया जाए, और इसके साथ में जो विभिन्न चीज़ें हैं उनमें क्या क्या है सारी चीज़ें उस पर भी आए।